एवरीबॉडी। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के विषय में अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के चैप्टर भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम देखेंगे जो भौतिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन काल से एक रहस्य बना हुआ है और इसके बारे में समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत भी प्रतिपादित किए हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से आज आधिकारिक रूप से कोई भी परिकल्पना ऐसी नहीं है जो यह दावा कर सके कि पृथ्वी की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है या निश्चित रूप से ऐसे ही हुई है। लेकिन फिर भी विभिन्न मतों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें इसके विषय में कुछ सच्चाई मालूम होती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो समस्त सिद्धांत हैं उनको मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक परंपरागत या धार्मिक संकल्पनाएं और दूसरी है आधुनिक वैज्ञानिक संकल्पनाएं। इन दो भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। परंपरागत जो धार्मिक संकल्पनाएं थी उसके अंतर्गत धर्म का बोलबाला बहुत ज़्यादा था और कोई भी परिकल्पना प्रतिपादित की जाती थी उसमें धर्म के आधार पर बताया जाता कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है या विष्णु ने की है या इस तरह से हुई है या देव निर्मित पदार्थों से हुई है। तो इस प्रकार की परिकल्पनाओं का वर्तमान वैज्ञानिक युग में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, इसलिए उसके बारे में या उन परिकल्पनाओं के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। हम केवल यहाँ जो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं आधुनिक समय में जो विभिन्न विद्वानों ने वैज्ञानिकों ने जो प्रतिपादित की है उन परिकल्पनाओं का ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ग में हम पढ़ेंगे लाप्लास महोदय की परिकल्पना। लाप्लास महोदय ने अपनी नीहारिका परिकल्पना दी थी और नीहारिका परिकल्पना में लाप्लास महोदय ने बताया कि एक नीहारिका या एक नेबुला थी जिसके अपने ब्रह्मांड में वो घूर्णन कर रही थी, घूम रही थी और कालांतर में जा कर के उसी से ठंडा होने से उससे एक छल्ला पृथक हुआ और उसी से 8 या 9 जो ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। तो लाप्लास की परिकल्पना का जो आधार था वो ये था कि उससे पहले कांट महोदय ने इसी प्रकार की एक वायव्य राशि परिकल्पना दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि एक वायव्य राशि नीहारिका थी और इस नीहारिका से विविध ग्रह बने और अंत में जो नीहारिका का शेष भाग जो बचा वो सूर्य बना। लेकिन कांट महोदय की परिकल्पनाओं की कुछ कमियां थी जिसमें सर्वप्रमुख है कांट महोदय ने बताया कि नीहारिका में जो आद्य पदार्थ थे उनकी टकराहट से ताप की उत्पत्ति हुई है। तो आद्य पदार्थों के या कणों के टकराहट से इतने अधिक ताप की उत्पत्ति नहीं हो सकती कि वो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि कणों के टकराहट से नीहारिका में गति की उत्पत्ति हुई है, तो यह भी संभव नहीं है कि कणों के टकराहट से नीहारिका में गति उत्पन्न होना संभव नहीं है। तीसरी उनकी जो कमी थी वो ये थी कि नीहारिका के आकार में वृद्धि से उसकी गति में वृद्धि हो रही थी, जबकि गति विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी भी वस्तु के आकार में वृद्धि से उसकी गति में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती। तो लाप्लास महोदय ने इन तीनों कमियों को दूर करने के लिए ये माना कि अतीत काल में ब्रह्मांड में एक नेबुला या नीहारिका थी जो कि प्रारंभ से ही गतिशील थी, यानी ये प्रारंभ से ही गति कर रही थी, घूम रही थी, अपने जगह पे राउंड कर रही थी और ये प्रारंभ से ही गतिशील थी और प्रारंभ से ही बहुत अधिक तप्त थी, बहुत अधिक गर्म थी। और इस नीहारिका के आकार में चूंकि ये निरंतर घूम रही थी और घूमने की वजह से ये शीतल हो रही थी और शीतल होने की वजह से इसके आकार में कमी हो रही थी। ये तीन चीज़ें इन्होंने प्रारंभ से ही मान ली ताकि जो कांट की परिकल्पना थी उसकी तीनों कमियां दूर हो सके। अब देखिए, सबसे पहले लाप्लास महोदय ने अपनी जो परिकल्पना दी वो 1796 ईस्वी में उन्होंने एक किताब लिखी, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, विश्व व्यवस्था की व्याख्या में उन्होंने अपनी परिकल्पना प्रतिपादित की, जिसमें उन्होंने पृथ्वी की और विभिन्न ग्रहों और सूर्य की उत्पत्ति को समझाया। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लाप्लास महोदय की परिकल्पना कि किस प्रकार से उन्होंने ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया बताई। लाप्लास महोदय ने बताया कि
अतीत काल में ब्रह्मांड में एक बहुत ही विशालकाय राशि थी, या बहुत ही विशालकाय एक पिंड था, जिसको उन्होंने नीहारिका का नाम दिया है। और यह नीहारिका बहुत ही तेज़ गति से अपनी धुरी पर राउंड कर रही थी, घूम रही थी, अपनी धुरी पर तेज़ी से घूम रही थी। इस नीहारिका के घूमने के कारण, इसके तेज़ी से अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के कारण, इसका जो किनारे का जो भाग है उससे बीच का जो भाग था वो अलग होने लगा, क्योंकि किनारे का भाग ठंडा होने लगा और जो बीच का भाग था वो इतना अधिक ठंडा नहीं हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किनारे के भाग ठंडे हो रहे थे और बीच का भाग ठंडा नहीं हो रहा था। उससे क्या हुआ, दोनों में एक विलगाव उत्पन्न हो गया, या एक दरार उत्पन्न हो गई, जिससे कि किनारे का भाग है वो बीच के भाग से पृथक होने लगा। क्योंकि बीच का जो भाग था वो पदार्थ भारहीन थे, और जो किनारे के जो भाग थे उनमें गति हो रही थी, यानी किनारे के भागों में गति अधिक थी और बीच के भाग में गति कम थी। परिणाम स्वरूप बीच के जो भाग हैं, बीच का जो पदार्थ है नीहारिका के, वो भारहीन हो गया और किनारे के पदार्थ हैं वो उससे अलग होने लगे। अलग होने के क्रम में इस नीहारिका से एक छल्ला पृथक हो गया, यानी बाह्य भाग जो था वो एक छल्ले के रूप में बीच के भाग से पृथक हो गया, और यह छल्ला पृथक होकर नीहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यानी अलग हो गया, लेकिन वहीं पे ये उसके चारों ओर राउंड करने लगा। बीच का जो भाग था वो बहुत अधिक गर्म था, जिसको कि बाद में लाप्लास महोदय ने बताया कि ये सूर्य के रूप में शेष रह गया। तो जो छल्ला पृथक हुआ, उस छल्ले से धीरे धीरे करके उसके भी कई टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों के आपसी समूह से, उनके घनीभवन से जो हमारे सौरमंडल के 8 जो ग्रह वर्तमान में स्वीकार किए गए हैं, वे 9 ग्रह, 8 ग्रह इस छल्ले से घनीभूत होकर के, पृथक होकर के उनका निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से लाप्लास महोदय ने बहुत ही साधारण ढंग से अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कालांतर में लाप्लास महोदय की परिकल्पनाओं की कई आलोचनाएं हुई, जिनमें मुख्य है कोणीय आवेग की जो विसंगति है। यह आलोचना मुख्य रूप से की जाती है कि अगर ग्रहों और सूर्य का निर्माण एक ही राशि नीहारिका से हुआ है, तो फिर कोणीय आवेग की विसंगति क्यों मिलती है। यानी कुल कोणीय आवेग का ग्रहों में मोर देन 90% ग्रहों में विद्यमान है, और बहुत ही कम 2-5% या 10% ही सूर्य में मौजूद है, 2% के लगभग सूर्य में मौजूद है। तो अगर एक ही नीहारिका से सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो इनमें कोणीय आवेग की समानता होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसके अलावा और भी कई परिकल्पनाएं, कई आलोचनाएं विद्वानों ने की, गति से संबंधित आलोचनाएं, और इससे 8 या 9 ग्रह जो बने, 9 ग्रह माने गए थे प्रारंभ में, 9 ग्रह ही पृथक क्यों हुए, इससे कम या अधिक ग्रह क्यों नहीं हुए। इस तरह से इसकी कई आलोचनाएं विद्वानों के द्वारा की गई। आगे इसकी आलोचना में कहा गया भी नीहारिका के कणों की परस्पर अल्प संलग्नता के कारण छल्ले निकलने का क्रम जारी रहेगा, यानी ये क्रम जो है वो बंद नहीं होगा, लगातार छल्ले निकलते ही रहेंगे। इसके अलावा कहा गया वे नीहारिका से उत्पन्न ग्रह प्रारंभ में द्रवित अवस्था में रहे होंगे, परंतु द्रव अवस्था में ग्रह परिक्रमण व परिभ्रमण नहीं कर सकता। कि जैसा कि नीहारिका परिकल्पना में बताया भी गया है कि ग्रह प्रारंभ में वायव्य अवस्था में रहे हैं, उसके पश्चात में द्रव अवस्था में रहे हैं, उसके पश्चात ठोस अवस्था में आए हैं। तो इसमें कहा गया भी द्रव अवस्था में जब ग्रह रहे हैं, तो द्रव पदार्थ से बना हुआ कोई भी चीज़ है वो परिक्रमण और परिभ्रमण जैसा कि वर्तमान में ग्रह कर रहे हैं वैसा नहीं कर सकते। इसके अलावा इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में ही चक्कर लगाना चाहिए, परंतु शनि व बृहस्पति की गति प्रतिगामी है, यानी अपने ग्रहों से इनकी जो गति है घूमने की वो मैच नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस परिकल्पना के अनुसार तो जैसे ग्रह की गति होती है उसी के हिसाब से उसके उपग्रहों की गति, उसी अनुरूप उपग्रहों की गति होनी चाहिए, प्रतिगामी नहीं होनी चाहिए। यदि सूर्य नीहारिका का ही भाग है तो एक और छल्ला होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि सूर्य को परिक्रमण करते हुए बहुत साल हो गए, तो उसमें भी एक जो बाह्य भाग है, जो किनारे वाले भाग है, परिधीय भाग में एक उभार, मध्यवर्ती भाग में एक उभार दिखना चाहिए, और ये लगना चाहिए भी परिधीय भाग और मध्यवर्ती भाग पुनः पृथक होने वाले हैं। गर्म व गतिशील नीहारिका की उत्पत्ति से संबंधित
तथ्य लाप्लास महोदय की परिकल्पना नहीं मिलते। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो न्यायिका थी वो कहाँ से आई, इसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से ये बनी, इसके ऊपर लाप्लास महोदय कोई प्रकाश नहीं डालते। तो ये आलोचना इस परिकल्पना की मुख्यतः की गई है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में इस परिकल्पना का अपना काफ़ी महत्व है, क्योंकि लाप्लास महोदय ने सर्वप्रथम ये परिकल्पना प्रतिपादित की। तो इस हिसाब से यह परिकल्पना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे हम दूसरी परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।